हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है दूर के ढोल सुहाने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। अब तक आपने सुना कि मुझे ऑफिस के काम से पटना जाना पड़ा। पटना जंक्शन से बाहर निकला तो ट्रैफिक का जब हाल देखा, होटल पहुंचते ही मेरे बड़े भाई ने मेरे दूर के एक रिश्तेदार नट्टू को मेरे आने की खबर कर दी। नट्टू को मेरे आने की खबर मिलते ही वो अपने घर ले जाने की जिद करने लगा। उसकी बातों में इतना जोश था कि मैं इनकार ना कर सका और मैं उसके साथ उसके घर के लिए रवाना हो गया। अब आगे मुझे एक भी गली साफ सुथरी नहीं दिखी। कहीं घर के पास कूड़े का अंबार दिखा तो कहीं गली में गंदा नाला का कादा बहता हुआ दिखा। चलते चलते अचानक मेरी नजर गोबर पर पड़ी। मैंने जैसे ही अपना पैर हटाया कि फौरन नट्टू ने मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरा पूरा पैर गोबर में घुस गया। मेरा हाथ क्यों खींचा तुमने? मैंने गुस्से से कहा। हमको लगा भैया आप गोबर नहीं देखे और उसी पर पैर रख देंगे। अरे उसी से तो बचाने के लिए आपको अपना तरफ हटाना था भैया। हमको क्या पता कि आप गोबर में ही पैर रख देंगे। चलिए कोई बात नहीं, सामने ही ट्यूबवेल है भैया, चलिए ना वही धो लीजिएगा। थोड़ी दूर पर एक ट्यूबवेल था। वहां पहुंचते ही नट्टू ने कहा, भैया जूता को ना कल का नीचे रख दीजिए और आप थोड़ा ट्यूबवेल दबाइए। फिर क्या था, उसने मेरे जूता को इस तरह पटक पटक कर धोना शुरू किया जैसे धोबी घाट में धोबी कपड़े धोते हैं। बस बस नट्टू, साफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया, अब तुम छोड़ दो। मैंने वैसे ही भीगा जूता उलस कर उसके पीछे हो लिया। जैसे तैसे घर पहुंचा। घर में दाखिल होते ही एक बूढ़ी औरत को देखते ही मैंने सलाम किया। नट्टू ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, पहचान रहे हैं भैया, कौन है? अब मैं उसे क्या बोलता, मुझे सिर्फ बेल वाली नानी याद थी और उनकी उम्र और झुर्रियों को देखकर लगा यही बेल वाली नानी हो सकती है। मैंने फौरन कहा, आप बेल वाली नानी है क्या? हाय हाय, वो तो कब का मर चुकी हैं, हम तुम्हारा खाला ना हुए? अच्छा, ये तो मेरी खाला कम मेरी अम्मा की खाला दिख रही थी। मैंने मिठाई का पैकेट उनके हाथ में दे दिया, लेकिन मुझे कोई आसपास नहीं दिख रहा था। तो बार बार फोन करके कौन पूछ रहा था हम लोगों के बारे में? रात के 9 बज चुके थे। बड़ी जोरों की भूख भी लग रही थी, लेकिन मैं अपने मुंह से क्या कहता कि बातें बातें तो होती रहेंगी, पहले खाने का जो इंतजाम किया है उसे लगा दें। लेकिन खाने का इंतजाम तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। फिर नट्टू ने अपने छोटे भाई मिंटू से मिलवाया। मिंटू भी बड़ा जोश से मिला। फिर दोनों की बीवियां सामने आईं और सलाम करके फौरन घर में वापस चली गईं। मैं इस सोच में पड़ गया कि बार बार कौन फोन करके हम लोगों के यहाँ आने की खबर मालूम कर रहा था। कुछ देर यहाँ वहां की बातें हुई। फिर खाला ने कहा, चाय पियोगे? चाय बनवा दूं? मेरा तो खून खौलने लगा। खाने से पहले कौन चाय पूछता है? बहरहाल मैंने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, जी मैं चाय नहीं पीता हूँ। अच्छा अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे? कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा दूं? जी नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीता हूँ। बताओ तो, पहली बार घर में आए हो, कुछ खा पी नहीं रहे हो, कोई बात है क्या? मैं सोच ही रहा था कि क्या बोलूं उन्हें। इतने में नट्टू ने फौरन कहा, भैया रात का खाना यहीं खा के जाते। रात का खाना खा के जाते मतलब? मुझे तो इस सवाल पर ही गुस्सा आ रहा था। मेरी नजर बार बार मिठाई के पैकेट में चली जा रही थी। हाय हाय, मेरे पूरे 400 रुपए डूब गए। अगर यहाँ नहीं आता तो किसी बड़े रेस्टोरेंट में मटन बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा होता। लेकिन मैं खुद से क्या कहता कि मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि कोई रात के 9:30 बजे कोई इस तरह के सवाल करेगा। मैंने भी गुस्से में कह दिया,
कि नहीं, मुझे जल्दी होटल लौटना है, मुझे ऑफिस का कुछ काम है। मिंटू ने फौरन कहा, अरे भैया को जाते वक्त एक डब्बा बिरयानी खरीदवा देना ना, होटल में जाकर खा लेंगे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये नेक काम मैं खुद भी कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने खामोश रहना ही बेहतर समझा। भैया कचड़ी खाइएगा? कचड़ी? अरे वही आप लोग जिसको पकौड़ा बोलते हैं, खाइएगा? नट्टू ने मुझसे पूछा। मैंने हामी में अपना सर हिला दिया। फिर क्या था, एक छोटे से प्लेट में कुछ ठंडे पकौड़े रख दिए गए। भूख इतनी जोर की लगी थी कि मैंने 2-4 ठंडे पकौड़े ही खा लिए। मैं उठने लगा तो नट्टू ने फिर से कहा, पिंटू भैया का घर ना एकदम पास ही है भैया, चलिए ना वहां से मिलते हुए होटल चले जाइएगा। नहीं, काफी देर हो गई है, मौका मिला तो फिर किसी और दिन आ जाऊंगा, आज रहने दो, मैंने बात को टालते हुए कहा। अरे आपका ऑटो स्टैंड जाने का रास्ता में ही पड़ेगा भैया, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, कौन पिंटू भैया? किसका पिंटू भैया? मैं तो उससे पहचानता भी नहीं हूँ, क्यों जाऊं उसके पास? फिर मुझे ख्याल आया कि उसके घर भी पहली दफा जा रहा हूँ। 400 रुपए की मिठाई तो नहीं, लेकिन बच्चे के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना ही पड़ेगा। मैं रास्ता चलते चलते यहाँ वहां देखने लगा। कौन सी ढूंढ रहे हैं भैया? नट्टू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। कोई कैडबरी का दुकान नहीं है क्या? खाली यहाँ जाना ठीक नहीं लगता है। अरे भैया उन्हीं का तो कैडबरी का दुकान है, वहीं से खरीद लीजिएगा ना। वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि पिंटू भैया दावत में गए हुए हैं। नट्टू ने फौरन पता चला लिया कि पिंटू भैया दावत में पूरी फैमिली के साथ कहाँ गए हुए हैं। मुझसे कहने लगा, भैया आप 10 मिनट रुकिए, बस हम पिंटू भैया को बुला कर ला रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, मेरा मतलब है ऑफिस का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और मुझे होटल भी लौटना है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, अब आप आइएगा ना तो टाइम लेके आइएगा, और हाँ यहीं उतरिएगा भैया, हम लोग का घर में, यहीं से आप अपना ऑफिस भी कीजिएगा। हम लोगों का रहते हुए आप होटल में रुकिएगा, ये ठीक नहीं लगता है भैया। हम ठीक बोल रहे हैं ना भैया? मैं जैसे तैसे ऑटो स्टैंड पहुंचा। रात के 10:30 बज रहे थे। मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा होटल में रात का खाना खाऊंगा। ऑटो स्टैंड के पास एक छोटा सा बादाम और चने की दुकान दिखी। मैंने फौरन चना और बादाम खरीद लिए ताकि रेस्टोरेंट ना मिलने पर आज इसी से काम चला लूंगा। ऑटो में बैठा तो नट्टू भी मेरे साथ बैठ गया। मैंने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे आपको होटल छोड़ने जा रहे हैं भैया, और कहाँ? आप पहला बार यहाँ आए हैं, ऐसी थोड़ी ना छोड़ देंगे। रास्ता अगर आप भुला गए तो? ना ना ना, हम साथ में चलेंगे। मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं अकेले चला जाऊंगा। हम आपका साथ इसलिए जाना चाह रहे थे भैया कि रास्ते में कौन सा अच्छा होटल है वो आपको दिखा देते, आपको जो खाना होता आप खा लेते और हम वहां से वापस आ जाते। हम ठीक सोच रहे ना भैया? उसके जिद करने पर मैंने उसे साथ ले लिया। ज्यादातर होटल बंद दिखा। गांधी मैदान के पास एक होटल दिखा। नट्टू ने ऑटो ड्राइवर को रुकने के लिए कहा और उतरते ही 20 रुपए ऑटो ड्राइवर के हाथ में थमा दिया। ऑटो वाले ने कहा, ए भाई 2 आदमी का 40 होता है, 20 नहीं। 2 आदमी का 40 होता है? कब से डबल भाड़ा हो गया भाई? हम लोग का कलकत्ता से है कि तुम्हारा जो मर्जी आएगा तुम बोलेगा? दोनों में बहस होने लगी तो मैंने 20 रुपए ऑटो वाले को देकर मामला खत्म किया। होटल के अंदर बैठते ही उसने वेटर को बुलाया और मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या खाएंगे भैया? मैंने सोचा आज खामखा इतना सारा पैसा खर्च हो गया, आज कम सम से ही काम चला लेते हैं। मैंने रोटी और दाल मंगा ली। मेरे ऑर्डर देने के फौरन बाद ही नट्टू शुरू हो गया। मटन बिरयानी, चिकन मसाला और सलाद ऑर्डर दे डाला। मैंने भी दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि मैं तो बिल नहीं देने वाला। अब ऑर्डर देने के बाद फिर से ऑर्डर चेंज करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सोचा ठीक है, अब जो ऑर्डर दिया सो दिया। मेरा खाना पहले खत्म हो गया तो मैं हाथ धोकर वापस टेबल पर आकर बैठ गया। नट्टू मजे से सा झुकाकर बिरयानी खाए जा रहा था। खाना खाने के बाद वेटर ने कहा, और कुछ लगेगा आप लोगों को? हाँ, फिन्नी ले आओ। कितना फिन्नी ले? 2 गो फिन्नी। अरे 2 गो काहे को लाओगे? 1 ठो लाओ। भैया थोड़ी ना खाएंगे,
भैया का असल में चीनी का बीमारी है ना। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। दिल तो कर रहा था कि दिल में जितना गुबार भरा है सब अभी निकाल दूं, लेकिन फिर सोचा कि घर वाले क्या कहेंगे कि 40 साल बाद गया भी तो पूरा रिश्ता खराब करके चला आया। मैंने कुछ ना कहने में ही बेहतरी समझी। खाना के बाद नट्टू हाथ धोने के लिए उठा तो वापस ही नहीं आया। मैंने मोबाइल ट्राई किया तो बंद बता रहा था। मुझे देर भी हो रही थी। वेटर बिल टेबल पर रखकर जा चुका था। मैंने उसे नहीं पाकर बिल पे कर दिया। मैं होटल से बाहर निकल कर के ऑटो के लिए यहाँ वहां देखने लगा। देखता हूँ होटल से नट्टू बाहर आ रहा है। मैंने फौरन से पूछा, अरे तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारा होटल में इंतजार कर रहा था। अरे क्या बोले भैया, अचानक खाते खाते ना पेट गुड़गुड़ाने लगा तो हम बाथरूम चले गए थे। मैं भी समझ गया था कि आन वक्त में नट्टू का पेट क्यों गुड़गुड़ाने लगा। क्या हुआ भैया, गाड़ी नहीं मिल रहा है? भैया काम कीजिए ना, यहाँ से सीधा आपका होटल है। टहलते टहलते भी जाइएगा ना तो 15 मिनट में पहुंच जाइएगा। और तुम कैसे जाओगे यहाँ से? अरे हमरा क्या है भैया, हम तो यहीं पैदा हुए हैं। हमरा लिए एकदम चिंता नहीं करिएगा आप। एक बात बोले भैया, एकदम दिल से। हाँ हाँ, शाम से इतना कुछ बोले हो तो ये बात दिल में क्यों लेकर वापस जाओगे? मैंने तंजिया लहजे में कहा। भैया आज आपका साथ ना बहुत मजा आया, हम सच बोल रहे, बहुत मजा आया। कहा बोले, आप जब भी पटना आइएगा ना बस एक फोन कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलूं? अब इसमें शुक्रिया का क्या बात है भैया, परदेश में अपना लोग काम नहीं आएगा तो क्या कोई पराया काम आएगा? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा भैया फिर घर जरूर से आइएगा। हाँ, और बहुत अच्छा लगा भैया आप हम लोगों का घर आए। मेरे दिल से कोई पूछे कि मुझे कैसा लगा तुम्हारे घर जाकर। मैं जैसे तैसे अपने होटल पहुंचा। मेरा पूरा टी शर्ट पसीने से भीग गया था। मेरा सर गैस की वजह से दर्द कर रहा था, ना कि गुस्से की वजह से। ये बताना थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल मैंने होटल रूम में पहुंचते ही सर दर्द की एक टैबलेट खा ली। कुछ देर यूं ही बैठा रहा और अपने फैसले को कोसता रहा कि अचानक मेरी फोन की घंटी बजी। हेलो हेलो, हम चच्चा बोल रहे हैं। हाँ चच्चा बोलिए। तुम कहाँ हो? पटना में? हाँ आज तो पटना में हूँ, लेकिन कल मैं धनबाद के लिए रवाना हो रहा हूँ। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अच्छा खबर है। धनबाद जाओगे ना तो कबीर फूफा याद है? वो कबीर फूफा जो हमारे घर आते रहते थे, वही रहते हैं। उनसे मिलते हुए आना। बहुत ही खुश इखलाक आदमी है। ये सुनते ही आज शाम का पूरा मंजर जैसे फिल्मी पर्दे की तरह मेरी नजर के सामने घूमने लगा और मैंने मोबाइल को कान से दूर करते हुए कहा, क्या कहा आपने? किससे मिलना है? आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हाँ फिर से बोलिए, हाँ थोड़ा जोर से बोलिए। और मैंने फोन काट दिया। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।